Hello guys, welcome to this channel of Genius Classes. My name is Aryan Gupta and today we will be study about mammary gland. आज हम लोग ना mammary gland के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट्स आते हैं उसके बारे में डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। ये mammary gland की बात करते हैं तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो इंक्लूड नहीं है, बट आफ्टर रिप्रोडक्शन यानी प्रसव क्रिया होने के बाद ये मैमरी ग्लैंड बच्चों के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाता है और ये बच्चों को ना दूध प्रोवाइड करता है। यदि इस मैमरी ग्लैंड की बात करते हैं तो ये मैमरी ग्लैंड जो है वो मेल में भी पाया जाता है और साथ साथ में फीमेल में भी पाया जाता है। यानी कि ये मैमरी ग्लैंड जो है वो मेल में भी पाया जाता है और साथ साथ में फीमेल में भी पाया जाता है। उसके बाद यदि बात करते हैं तो ये मेल में जो मैमरी ग्लैंड है वो मेल में मैमरी ग्लैंड अनडेवलप्ड फॉर्म में पाया जाता है। अनडेवलप्ड फॉर्म में पाया जाता है और फीमेल में ये मैमरी ग्लैंड जो होता है वो डेवलप फॉर्म में पाया जाता है। यदि इसकी बात करते हैं मेल हो या फीमेल, ये मैमरी ग्लैंड ना पेयर्स में पाए जाते हैं। क्या चीज में पाए जाते हैं? पेयर्स में। यदि मैमरी ग्लैंड को सामने से देखा जाए तो सामने से देखने के बाद इस प्रकार की रचना दिखाई देती है। ये फीमेल की बात करते हैं। फीमेल की बात करते हैं तो सामने से देखने पर इस प्रकार से रचना दिखाई देती है और ये इसका नाम प्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। देखते हैं सामने से तो एक ना उभरा हुआ एक रचना, बहुत बुंदा टाइप के बुटोक टाइप की एक रचना दिखाई देती है जिसे ना नीपल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीपल। ये नीपल होता है और इसके बगल में कलर टाइप के ना रचनी पाई जाती है और गोलाकार रचना होता है और एक कलर्ड होता है, रंगीन होता है। ये कलर्ड रचना को ना बोला जाता है एरियोला। क्या बोला जाता है? एरियोला। ये एरियोला की बात करते हैं तो फीमेल के जो एरियोला होता है वो फीमेल के एरियोला में मैं एक बताया था सीबेसियस ग्लैंड। तो ये फीमेल के एरियोला वाला जो पार्ट है वो फीमेल के एरियोला वाला पार्ट में सीबेसियस ग्लैंड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और सीबेसियस ग्लैंड प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण मैं ऐसे भी बता चुका हूँ कि सीबेसियस ग्लैंड को ना तैलीय ग्रंथि कहा जाता है। तो ये पार्ट जो होता है, एरियोला पार्ट होता है फीमेल का, वो तैलीय होता है। बात करते हैं यदि इसकी मैमरी ग्लैंड की, तो फीमेल में मैमरी ग्लैंड की जो साइज होती है वो एज कंपेयर टू मेल बड़ा होती है। बड़ा होने के पीछे रीजन ये है कि इसमें ना जो भी बसीय ऊतक पाया जाता है, बसीय ऊतक कैसे पाया जाता है मैं बताता हूँ इस फिगर में, लेकिन जो भी बसीय ऊतक पाया जाता है तो वो ही डिसाइड करता है कि इसकी मैमरी ग्लैंड का साइज क्या होगा और शेप क्या होगा। फिगर के अनुसार यदि समझा जाए तो ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है वो उभरा हुआ पार्ट है, इसको निपल बोलेंगे। इसके बगल वाला पार्ट जो गोलाकार पार्ट है इसको एरियोला बोलेंगे। और उसके बाद इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर की यदि बात की जाए तो इंटरनल स्ट्रक्चर में ये जो ब्लू वाला लाइन दिखाई दे रहा है, ये ब्लू वाला लाइन ऐसे ऐसे ना डक्ट निकलते हैं और ये डक्ट ना लैक्टिफेरस डक्ट कहलाता है। ये लैक्टिफेरस डक्ट जो होता है तो जो भी इधर प्रोडक्शन होता है मिल्क का, यही लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा ये निपल्स की ओर जाता है। तो ये लैक्टिफेरस डक्ट है। ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है आगे जाके कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, ये दिखाई जो दे रहा है वो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा लोब में खुलता है। लोब का निर्माण करता है पालिका, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू से पालिका का निर्माण करता है। ऐसे ऐसे ना कनेक्टिव टिश्यू की यदि बात करते हैं तो 15 से 20 होती है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि लोब्स की संख्या देखा जाए तो 15 से 20 की संख्या में लोब्स पाए जाते हैं और प्रत्येक लोब्स के बीच में ये जो दिखाई दे रहा है ये लोब प्रत्येक लोब है तो ये लोब्स के बीच में ये जो दिखाई दे रहा है ये ना फैटी टिश्यूज है और यही फैटी टिश्यू जो होता है इस फैटी टिश्यूज को ना एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं। जो फैटी टिश्यूज है इसको ना एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं और यही एडिपोज टिश्यू जो होता है वो फीमेल में
जो मैमेरी ग्लैंड है वो फीमेल में मैमेरी ग्लैंड की शेप और साइज को निर्धारित करता है। यानी कि जितनी मात्रा में एडिपोज टिश्यू होगी, इसको फैटी टिश्यू भी बोलेंगे, तो जितनी मात्रा में एडिपोज टिश्यू होगी उतना ही बड़ा उसके शेप होगा और साइज भी उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरी बात, अगर ये मान लीजिए कि एडिपोज टिश्यू बहुत ज्यादा मात्रा में, तो शेप एंड साइज तो बड़ा होगा, लेकिन ये मिल्क के इंजेक्शन या मिल्क के प्रोडक्शन करने में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। दैट मीन्स कहने का मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी का मैमेरी ग्लैंड जो है सो बहुत बड़ा है, इसका मतलब वो मिल्क का इंजेक्शन ज्यादा करेगा, मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। एक्चुअली मिल्क का प्रोडक्शन कोई और करता है। तो यहाँ पे देखें कि हम लोग जो भी लोब के बीच में जो 15 से 20 लोब पाए जाते हैं, तो लोब के बीच में क्या पाया जाता है, फैटी एसिड। और ये फैटी एसिड जो होता है जिसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं, और यही एडिपोज टिश्यू जो होता है वो शेप और साइज निर्धारित करता है किसका, मैमेरी ग्लैंड का। दूसरी बात, ये जो भी लोब पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, वो कनेक्टिव टिश्यू के प्रत्येक जो होता है लोब होता है वो लोब्यूल में चेंज हो जाता है। और ये लोब्यूल जो होता है से एक रचना के द्वारा, मैमेरी ग्लैंड के एक रचना के द्वारा जुड़ा होता है, और यही रचना ना एल्वियोलाई कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्वियोलाई। इसको मैमेरी ग्लैंड भी कहा जाता है। और ये क्या, ये एल्वियोलाई कहलाता है। इसको मिल्क ग्लैंड भी कहते हैं, मिल्क ग्लैंड लिखा हुआ, इसको मिल्क ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि यही एल्वियोलाई में मिल्क का निर्माण होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। यही एल्वियोलाई की जो ग्लैंड है, मिल्क की जो ग्लैंड है, इसी मिल्क की ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन होता है, और मिल्क का सिक्रीशन होने के बाद ये लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा आगे निपल्स की ओर जाता है। अच्छा, एल्वियोलाई के बारे में एक बार और आप लोग को बता चुके, कहाँ पे, तो याद कीजिएगा लंग्स में, 11th क्लास में जब पढ़ाते थे तो वहां पे लंग्स में बताए होंगे कि एल्वियोलाई क्या है। तो इसी प्रकार से एल्वियोलाई यहाँ भी पाया जाता है, और ये एल्वियोलाई में ना मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन होने के बाद ये मैमेरी डक्ट के द्वारा, उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा ये निपल्स की ओर क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ से बात करते हैं कि प्रत्येक लोब जो 15 से 20 होता है, तो लैक्टिफेरस डक्ट की संख्या भी कितना होगी, 15 से 20 होगी। यानी कि 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट पाया जाता है, और ये लैक्टिफेरस डक्ट जो होता है आगे जाके और यहाँ पे निपल्स के पास में, या फिर बोल सकते हैं मैमेरी ग्लैंड के जो शीर्ष है, शीर्ष मतलब हेड के पास में आपस में अलग अलग छिद्रों के द्वारा क्या होता है, खुलता है। और अलग अलग छिद्रों के द्वारा खुलने के बाद एक बड़ा सा नली होता है, और वो बड़ा सा नली जिसको मैमेरी डक्ट कहते हैं, मैमेरी डक्ट। और यही मैमेरी डक्ट जो होता है वो छिद्रों के द्वारा, निपल्स के छिद्रों के द्वारा बाहर की ओर क्या होता है, खुलता है। नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैमेरी ग्लैंड के बारे में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट, ये एक्स्ट्रा फैक्ट क्या क्या है, तो सबसे पहला टर्म पढ़ेंगे लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है, लैक्टेशन की बात करते हैं तो मैमेरी ग्लैंड के द्वारा मिल्क का सिक्रीशन होना ही लैक्टेशन कहलाता है। यानी कि सिक्रीशन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड लैक्टेशन। यानी कि क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मिल्क का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। उसके बाद यदि बात करते हैं मिल्क की प्रोडक्शन की, तो मिल्क की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, तो मैं बता चुका कि मिल्क की प्रोडक्शन जो होती है वो एल्वियोलाई में होती है, जिसको मिल्क ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये मिल्क की प्रोडक्शन होती कैसे है, तो मिल्क की प्रोडक्शन होने के लिए एक ना हार्मोन भाग लेता है, और ये हार्मोन प्रोलैक्टिन कहलाता है, प्रोलैक्टिन। तो यही भाग लेता है, यही हार्मोन जो होता है यहाँ पे ना मिल्क का सिक्रीशन करवाता है। ये हार्मोन एक्चुअली में यहाँ पे नहीं पाया जाता, कहाँ पे पाया जाता है बताता हूँ। एक होता है ना हार्मोन मिल्क इंजेक्शन हार्मोन, एक मिल्क इंजेक्शन हार्मोन होता है जिसको ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। ये ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क इंजेक्शन हार्मोन है, और जैसे ही मिल्क का प्रोडक्शन हो जाता है, तो प्रोडक्शन होने के बाद मिल्क को इंजेक्ट करवाने के लिए, बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन ही भाग लेता है। और ये दोनों के दोनों हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं, जो मैं पिट्यूटरी ग्लैंड में बता चुका हूँ आप लोगों को हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है। तो ये एक्चुअली में हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। तो ये मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन की बात करते हैं तो प्रोलैक्टिन होता है, और मिल्क इंजेक्शन हार्मोन की बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन होता है। एक्चुअली में यदि बात किया जाए तो ह्यूमन के जो मिल्क है,
ह्यूमन मिल्क में आयरन जो होता है वो लेस क्वांटिटी में पाया जाता है। आयरन की बात करते हैं तो वो लेस क्वांटिटी में पाया जाता है, लेकिन केसिन हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, सोडियम हो गया, ये सब जो तत्व हैं ये सब बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ऐसे भी कहा गया है कि बच्चों के लिए जो माँ का दूध होता है वो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। दूसरी बात कि यदि बात करते हैं कि जैसे ही बच्चा निपल्स को सक करता है, सक करने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही बच्चा अपने मुंह को निपल्स के पास में ले जाता है, तो निपल्स के पास में ले जाते ही प्रकृति ऐसा नेचर को बनाया है फीमेल को कि माँ जो होती है वो माँ के हाइपोथैलेमस से तुरंत प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। जैसे ही बच्चा निपल्स को सक करता है, टच करता है, वैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन करता है कहाँ पे, तो एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई में मिल्क का जैसे ही प्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलकर और इस मिल्क का लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा ये क्या करता है, तो निपल्स की ओर भेजता है, जिससे बच्चा जो होता है आसानी से दूध ग्रहण कर लेता है। दूसरी बात कि प्रकृति में जो फीमेल है या फिर माँ बोल सकते हैं, माँ ही एक ऐसी प्राणी है जो अपने बच्चे से बिल्कुल प्यार करती है चाहे वो किसी का माँ हो। क्योंकि जब वो ऐसा होने से होता क्या है कि जैसे ही बच्चा जो होता है वो निपल्स को सक करता है यानी टच करता है, उसकी माँ के माइंड में तुरंत माँ के हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, प्रोलैक्टिन निकलता है। इसलिए बोला जाता है कि रिस्पेक्ट योर मदर। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि मैमेरी ग्लैंड किस प्रकार से वर्क करता है और मैमेरी ग्लैंड के इंटरनल फीचर के बारे में पढ़ लिए। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक्स।